नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2025 के लिए हिंदी के 5वां नंबर वीडियो को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियोज़ में हिंदी के बेसिक बातों को जाना है। यदि आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो साथियों सर्वप्रथम उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें जिसमें कि आपके हिंदी के बेसिक बातों की चर्चा हुई है। तो साथियों हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के 5वां नंबर वीडियो में। इन सारे बातों को हम लोगों ने पहले के वीडियोज़ में देखे हैं। आज का आपका 5वां नंबर का वीडियो कुछ यहाँ से शुरू होने वाला है साथियों। तो आप लोग साथियों वीडियो पर कंटिन्यू रह के इन तथ्यों को जरूर समझें। और साथियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीटेट जुलाई 2025 की बेहतरीन तैयारी आप कर पाए। और साथियों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। आज का आपका पहला नंबर बिंदु है दृश्य सामग्री। और एक शिक्षक के रूप में साथियों इसे पढ़ना और सीटेट एग्जाम के लिए इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। आपको बता दें साथियों, दृश्य सामग्री या किसी भी शिक्षण सामग्री का प्रयोग आप शिक्षा को बेहतरीन करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है साथियों, एक शिक्षक के रूप में साथियों आपको इन शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है ताकि आप बच्चों को बेहतरीन तरीके से पढ़ा पाए, समझा पाए और स्टूडेंट साथियों रुचिकर होकर पढ़ सके, जिज्ञासु होकर पढ़ सके। जब आप शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं तो बच्चों में क्या होती है साथियों, रुचि पैदा होती है जिससे वे बेहतरीन तरीके से सीखते हैं और साथियों शिक्षा में रुचि लेते हैं। इसी प्रकार से आपको दिया गया है कि दृश्य सामग्री जिसका कि आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तो आपका सबसे पहले श्यामपट्ट हो सकता है अर्थात ब्लैक बोर्ड हो सकता है। ठीक है साथियों। दूसरा नंबर में पाठ्य पुस्तक जिसमें सभी कुछ दर्शाया होता है साथियों, चित्रों के माध्यम से भी आपको दिखाया जाता है। तो दृश्य सामग्री के रूप में आप उसमें दिए गए चित्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद चार्ट पेपर हो सकता है साथियों और साथ ही साथ मानचित्र मानचित्र भी दृश्य सामग्री के अंतर्गत ही आएगा। तो साथियों इन सारे दृश्य सामग्री का प्रयोग आपको बच्चों की बेहतरीन शिक्षा के लिए करना है एक शिक्षक के रूप में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला नंबर है साथियों श्रव्य सामग्री अर्थात साथियों हेयरिंग एड्स। ठीक है, क्या होता है तो आप लोग इसे भी जरूर समझ लीजिए कि श्रव्य सामग्री के द्वारा आप लोग बच्चों को बेहतरीन साथियों अभिव्यक्त करना सिखा सकते हैं, उनके श्रवण शक्ति में बेहतरीन सुधार ला सकते हैं। साथ ही साथ साथियों श्रव्य सामग्री के उपयोग से आप अपनी शिक्षा में जोर डाल सकते हैं जिससे कि बच्चे बेहतरीन रूप से सीखे और रुचिकर होकर सीखे। तो साथियों श्रव्य सामग्री के अंतर्गत किस किस सामग्री का उपयोग आप कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप रेडियो का उपयोग कर सकते हैं साथियों, जिसके माध्यम से बच्चे सुनेंगे और साथियों श्रवण शक्ति उनका बेहतरीन होगा और साथ ही साथ वे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में एक कुशलता प्राप्त कर लेंगे। माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर दिया है साथियों एम्पलीफायर का उपयोग आप कर सकते हैं और चौथे नंबर पे है कि टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये सारे क्या है साथियों, तो आपके श्रव्य सामग्री है। इन्हें साथियों आप लोग अच्छे से ध्यान में जरूर रखिएगा और याद जरूर रखिएगा। उसके बाद साथियों आपका ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा देखने और सुनने दोनों में अक्षम है तो उन्हें किस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि वे साथियों रुचि लेकर पढ़े। तो दृश्य श्रव्य सामग्री आपका क्या हो जाएगा कि फिल्म प्रोजेक्टर के माध्यम से साथियों बच्चे देखेंगे भी और सुनेंगे भी जिससे कि वे लोग अभिव्यक्त और साथियों श्रवण शक्ति दोनों में सुधार ला सकते हैं। तो इसमें आप लोग फिल्म प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेलीविज़न अर्थात टीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथियों चलचित्र का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं जिसके माध्यम से बच्चे सुनेंगे भी और देख देख के सीखेंगे भी। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद साथियों शिक्षण सामग्री में यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप क्रिया सहायक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि साथियों ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर उन्हें ले जाएं जहां से उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिले। उसके लिए आप ऐतिहासिक स्थान पे ले जा सकते हैं, संग्रहालय पे ले जा सकते हैं साथियों, उद्यान या फिर भ्रमण करने ले जा सकते हैं किसी भी विशेष जगह पे साथियों। जैसे कि आप छोटे बच्चों को ईवीएस का अध्ययन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं साथियों, ईवीएस का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आप कहाँ ले जा सकते हैं, तो जू में ले जा सकते हैं जहाँ पे वे लोग बहुत सारी बातों को सीख जाएंगे। तो आशा करते हैं साथियों कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए उसके बाद अगले महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लें। तो दिया गया है साथियों मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। साथियों मूल्यांकन क्या होता है, एक प्रकार की एग्जाम होती है। क्या होती है साथियों, एग्जाम होती है, परीक्षा होता है जिसके आधार पर आप बच्चों को जांचते हैं।
तो मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र के ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया का क्या करते हैं, आकलन करते हैं, या फिर साथियों यूँ कहें कि जांच करते हैं। क्या करते हैं साथियों, जांच करते हैं। आप लोग इसे अच्छे से जरूर समझिएगा, क्योंकि साथियों यहाँ से आपके सीटेट के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए साथियों आप लोग इसे जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। तो चलिए साथियों, उसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के रूप में एक प्रश्न को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और आप इसे समझने का प्रयास जरूर कीजिए ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। तो आकलन का उद्देश्य क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। आपके एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न बने हैं और साथियों पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना भी है। आप लोग इसे जरूर समझिए कि छात्रों के आकलन का क्या उद्देश्य हो सकता है साथियों। एक शिक्षक के रूप में आप आकलन या मूल्यांकन या यूँ कहे साथियों कि जांच परीक्षा क्यों लेते हैं। तो सिर्फ न केवल पेपर पेंसिल पर जांच लेना या साथियों एग्जाम लेना महत्वपूर्ण है, आपको जो है उन्हें मौखिक तौर पर या साथियों उनके एक्टिविटी से साथियों जो ये लोग एक्टिविटी करते हैं उसके माध्यम से भी आकलन का उद्देश्य रखना है। क्योंकि साथियों केवल पेपर पेंसिल पर जो एग्जाम होता है उसमें टॉप करने वाले स्टूडेंट ही नहीं बेहतरीन होते हैं, प्रभावशाली नहीं होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं साथियों जो अपने एक्टिविटीज़ के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा बेहतर होते हैं, और उनको साथियों आपको बढ़ावा देना है जिससे कि वे लोग आगे चलकर उस क्षेत्र में, उस फील्ड में बेहतर हो सके। तो साथियों क्या उद्देश्य हो सकता है, चलिए इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला नंबर दिया गया है, जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया है वो छात्र द्वारा कितना सीखा गया है, इस बात की आपको जानकारी हो जाती है आकलन के द्वारा। उसके बाद छात्रों की समस्या दूर हो जाती है। साथियों आकलन के दौरान आप बहुत सारे छात्रों में पाएंगे कि आपके द्वारा पढ़ाया गया या समझाया गया सही तरीके से वे लोग नहीं समझे होंगे, या फिर साथियों कहीं पे उन्हें प्रॉब्लम रही होगी, तो इसमें आपको सहायता मिल रही है। क्योंकि साथियों आप लोगों ने आकलन किया होगा, यदि आप लोगों ने आकलन किया होगा तो आपको कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिला होगा, क्योंकि सभी छात्र तो बराबर रूप से आपकी बातों को नहीं समझे होंगे, आपके द्वारा पढ़ाया गया सभी कुछ बेहतरीन तरीके से नहीं समझेंगे। इसलिए साथियों जांच के माध्यम से, आकलन के माध्यम से आप उन बच्चों को गाइड कर पाएंगे जिन्हें साथियों कोई समस्या रही है। ठीक है, तो आपको छात्रों की समस्या को जानने का मौका मिलेगा। और तीसरे नंबर पे उद्देश्य दिया गया साथियों, छात्रों की योग्यता का आपको पता चलेगा, उनकी रुचि का पता चलेगा साथियों कि किस क्षेत्र में वे लोग अधिक रुचि लेते हैं, उनके कुशलताओं का पहचान कर सकेंगे, और साथियों उनके अनुसार शिक्षण विधि को भी तैयार कर सकेंगे। साथियों वे कहाँ पे कमजोर है, कहाँ वो ये लोग रुचि ले रहे हैं, सभी चीज़ों की जानकारी आपको आकलन के द्वारा हो जाएगी। इसलिए साथियों आकलन के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्यों को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, इनसे प्रश्न बने तो आपसे नहीं छूटने चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट यह भी पॉइंट है साथियों, आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद चलिए आकलन के विधियों को देख लेते हैं। आकलन के 2 प्रकार होते हैं साथियों, मूल्यांकन या आकलन एक ही चीज है जिसे आप लोग जांच परीक्षा भी कर सकते हैं। ठीक साथियों, यह जांच परीक्षा केवल पेपर पेंसिल पर ही नहीं बल्कि उनके एक्टिविटियों पर, उनके अदाओं पर, उनके हरकतों पर, उनके रुचि लेने वाले क्षमताओं पर साथियों, उनके कौशलों पर भी ध्यान रखना है। ना कि केवल पेपर पेंसिल में होने वाली परीक्षा ही जांच परीक्षा कहलाएगी, आकलन कहलाएगा। तो साथियों मूल्यांकन आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक जो है साथियों आकलन है और दूसरा मापन है। ठीक है साथियों, आकलन जैसे कि आपने समझा कि आकलन का उद्देश्य क्या क्या हो सकता है, और मापन साथियों यह जो है माप होती है एक प्रकार की, एक निश्चित साथियों अंकों को लाना, यह आपका मापन हो गया कि कितने प्रतिशत या कितने अंकों तक छात्र पहुंच पा रहे हैं। जैसे कि 100 अंक का परीक्षा है तो बच्चे उसमें कितने कौशलता हासिल किए हैं। आकलन क्या होता है साथियों, तो आकलन उनके द्वारा हरकतों, उनके द्वारा किया गया क्रियाओं, और साथियों इसमें सभी कुछ सम्मिलित होती है। तो मापन और आकलन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इन्हें और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो आकलन अर्थात असेसमेंट में यह देखते हैं कि बच्चे कैसे सीखता है। ठीक है साथियों, आकलन में यह देखा जाता है कि बच्चे किस प्रकार से रुचि लेकर, किस प्रकार से ध्यान देकर और किन किन क्षेत्रों में साथियों सीखते हैं। तो यह आपको आकलन के द्वारा जानने को मिलता है। वही मापन में क्या होता है साथियों, यह देखते हैं कि बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा। तो जैसे कि आपको बताया भी गया कि साथियों मापन में बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा, यह चीज आपको जानकारी होती है। उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट में दिया गया है, आकलन और मापन दोनों मूल्यांकन का हिस्सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आकलन और मापन साथियों दोनों किसका हिस्सा है, तो यह दोनों मूल्यांकन के हिस्सा है, अर्थात साथियों आपके जांच की हिस्सा है। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, आकलन और मापन दोनों किसका हिस्सा है, तो मूल्यांकन का हिस्सा है। उसके बाद साथियों एक पॉइंट यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट दिया गया है कि निदानात्मक परीक्षण,
यह पॉइंट साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में प्रत्येक बार साथियों जितनी भी बार सीटेट अपने एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं उसमें यह प्रश्न जरूर पूछा गया है निदानात्मक परीक्षण से संबंधित साथियों। तो इसलिए आप लोग इसे जरूर समझिए, इनकी बातों को जरूर समझिए साथियों, इनके विचार को जरूर समझिए कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है साथियों। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो को जरूर देखिए साथियों, वीडियो पर कंटिन्यू जरूर रहिए ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथियों वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए जो भी आपके सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ साथियों कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। उसके अलावा साथियों आप अपने एग्जाम की तैयारी कितने अंकों को टारगेट में रखकर कर रहे हैं उसकी भी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि साथियों उसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को जारी रख सके और मेहनत भी जारी रख सके। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों कि कितने अंकों का टारगेट रखकर आप अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथियों हमेशा टारगेट आपका बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप उसी हिसाब से अपनी परीक्षा की तैयारी करें और उस टारगेट को प्राप्त कर सके। तो कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। चलिए हम लोग देख लेते हैं साथियों निदानात्मक परीक्षण। इसमें कहा गया है जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य देते हैं और उसमें साथियों छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करते हैं तो छात्र की असफलता और कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है। ठीक है साथियों, चलिए इसे समझने का प्रयास कीजिए। साथियों यदि आप किसी स्टूडेंट को कोई कार्य देते हैं, क्या देते हैं साथियों, कार्य देते हैं, तो उसमें साथियों यदि छात्र असफल हो जाते हैं अर्थात कार्य उनसे पूरा नहीं होता है या फिर उन्हें साथियों कठिनाई का अनुभव होता है, तो किस वजह से या किस कारण से उन्हें कठिनाई का अनुभव हुआ या कौन से कारण रहे जिसके कारण वे काम को करने में सक्षम नहीं हो पाए, कार्य पूरा उनसे नहीं हो पाया साथियों, यही चीज जानना साथियों आपका निदान कहलाता है, जिसे हम लोग निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। ठीक है साथियों, तो किसी भी कार्य में असफलता या साथियों कठिनाई का अनुभव करने वाले कारकों की पहचान करना निदान कहलाता है आपका। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। आगे दिया गया साथियों उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण के बाद आपका उपचारात्मक शिक्षण आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा साथियों कि निदानात्मक शिक्षण पहले आता है या फिर उपचारात्मक शिक्षण, तो हमेशा साथियों निदानात्मक शिक्षण के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण आएगा, क्योंकि सर्वप्रथम साथियों आपको जानना होगा कि बच्चों को कहाँ समस्या आ रही है, कहाँ पे उनको कठिनाई का अनुभव हो रहा है, उसके बाद ही उसका उपचार आप कर पाएंगे। ठीक है साथियों, एक डॉक्टर का उदाहरण ले लीजिए। सबसे पहले डॉक्टर यदि जानेगा नहीं कि मरीज को बीमारी क्या है, उसके बाद ही तो साथियों उसका उपचार करेगा। इसलिए सबसे पहले निदान अर्थात बीमारी की खोज कीजिए, उसके बाद उसका उपचार कीजिए। आप डॉक्टर के उदाहरण से इस बातों को समझ सकते हैं और साथियों इस क्रम को भी याद रख सकते हैं कि हमेशा निदानात्मक शिक्षण के बाद ही साथियों उपचारात्मक शिक्षक आएगा। तो आशा करते हैं कि यह चीज भी आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख ले। तो अगला नंबर पॉइंट्स में दिया गया साथियों जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है तो वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है साथियों, तो आपको समझ में आ गया होगा। डॉक्टर का उदाहरण लेके साथियों बड़ी आसानी से आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या होगा साथियों, बीमारी की जांच होगी अर्थात बीमारी का पता लगाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निदान करते हैं साथियों। बीमारी या कठिनाई का पता लगा जाएगा, उसके बाद साथियों उस निदान को अर्थात कठिनाई को या जो भी साथियों प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, उपचार करेंगे, जिसे कि उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। उसके बाद साथियों एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिया गया है नोट के रूप में, इसे जानना काफी इंपॉर्टेंट है, इसे साथियों आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें साथियों इन सारे पीडीएफ को लेने के लिए अपने सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी के लिए काफी कम फी में साथियों केवल 99 रुपए में, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, अपनी संपूर्ण तैयारी के लिए साथियों आप इस दिए गए नंबर पे कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। काफी कम फी केवल 99 रुपए में आपके पेपर की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। तो साथियों सीटेट जुलाई 2025 में बेहतरीन अंकों के लिए 130 प्लस अंकों के लिए साथियों आप इस दिए गए नंबर पे कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, ताकि काफी कम फी 99 रुपए में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक बाय थ्योरी, प्रीवियस ईयर के प्रश्न और साथ ही साथ प्रैक्टिस के प्रश्न मिल सके, जिससे साथियों आप लोग अपनी तैयारी में जोर डाल सके और अपने परीक्षा में बेहतरीन अंकों के लिए साथियों आप अपने को तैयार कर पाए। तो चलिए उसके बाद नोट में क्या दिया गया है देख लेते हैं। यह भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे जानना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो साथियों दिया गया है
निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो सर्वप्रथम निदानात्मक शिक्षण होगा, जिसमें साथियों आपको सबसे पहले प्रॉब्लम का पता लगाना है। क्या करना है साथियों? प्रॉब्लम का पता लगाना है, उसके बाद उसका उपचार करना है। तो हमेशा निदानात्मक के बाद ही उपचारात्मक आएगा, आपको याद रखना है। उसके बाद एक पॉइंट और दिया गया है कि उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है साथियों? चलिए इन्हें भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा। ठीक है साथियों, उपलब्धि अर्थात आपने किसी भी कार्य में या किसी भी साथियों अध्याय में कितनी कुशलता प्राप्त की, कितनी उपलब्धि प्राप्त की, यही आपका उपलब्धि परीक्षण है, जिसके माध्यम से साथियों आप क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं कि छात्रों ने कितना प्रतिशत या कितना सीखा। ठीक है साथियों, अर्थात उन्होंने कितनी उपलब्धि हासिल की। उसके बाद दिया गया है भाषा कौशल को यहाँ तक सीख पाया और उसके आधार पर भाषा प्रयोग किस हद तक उपयोगी ढंग से कर पाया आदि। ठीक है साथियों, उपलब्धि परीक्षण भी काफी इजी है, आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि किसी भी कार्य में या किसी भी साथियों क्षेत्र में कोई भी छात्र कितना प्रतिशत या कितना उपलब्धि हासिल किया साथियों, यह आपका उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसे समझना भी काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि साथियों कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, ताकि रिप्लाई के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो आशा करेंगे कि उपलब्धि परीक्षण भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद दक्षता परीक्षण क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं। दक्षता परीक्षण भी साथियों काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान में जरूर रखिए। दक्षता अर्थात साथियों महारत या फिर यूं कहे साथियों मास्टरी हासिल करना। ठीक है, दक्षता परीक्षण क्या होता है? इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया और भाषा कौशल में उसकी दक्षता या प्रवीणता स्तर कितना है। ठीक है साथियों, दक्षता परीक्षण में क्या होता है कि कोई भी कार्य में यदि आप कोई भी कार्य छात्रों को देते हैं, कोई भी कार्य या साथियों कोई भी विषय से प्रश्न देते हैं, तो उसमें बच्चे कितने दक्ष हो गए, कितने साथियों महारत हासिल कर ली, इस बात की जानकारी आपको दक्षता परीक्षण में होती है। तो ये सारे परीक्षण आप लोग अच्छे से जरूर याद रखिएगा साथियों, ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने तो आपसे ना छूटे। सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण, फिर साथियों उपचारात्मक परीक्षण, उसके बाद उपलब्धि परीक्षण और साथियों उसके बाद क्या है कि दक्षता परीक्षण। उसके बाद एक और परीक्षण दिया गया है कि अभिरुचि परीक्षण। तो अभिरुचि का अर्थ है साथियों कि रुचि लेकर पढ़ना, अर्थात कोई भी छात्र किसी विषय में या किसी क्षेत्र में साथियों कितना रुचि ले रहे हैं, इस बात की जांच से साथियों आपका अभिरुचि परीक्षण कहलाता है। तो चलिए इससे संबंधित पॉइंट्स को देख लें कि अभिरुचि परीक्षण के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं रखता है। ठीक है साथियों, अभिरुचि परीक्षण के अंतर्गत आप किस बात की जानकारी रखेंगे कि बच्चे जो है साथियों अभिरुचि रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। यदि साथियों उन्हें अभिरुचि नहीं आ रही है, अर्थात किसी विषय में रुचि नहीं आ रही है, तो किस प्रकार से आपको अगले मेथड का उपयोग करना है, अगले विधि का उपयोग करना है। ठीक है साथियों, जब तक आप अभिरुचि परीक्षण के द्वारा बच्चों से यह नहीं जानेंगे कि साथियों बच्चे किस क्षेत्र में अधिक रुचि ले रहे हैं, तब तक आपके पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, आपकी पढ़ाई साथियों उसके भेजे में कभी भी नहीं घुसेगी। इसलिए अभिरुचि परीक्षण के द्वारा आप सबसे पहले जान सकते हैं कि छात्र आपके विषय में रुचि ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट में दिया गया है, यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। आप साथियों अभिरुचि परीक्षण के द्वारा इस बात की भी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि जो शिक्षार्थी है अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएंगे या नहीं। यदि साथियों छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि छात्र को उस विषय में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और उस विषय में साथियों वे लोग महारत हासिल नहीं कर पाएंगे और साथियों बहुत ज्यादा सफलता उस विषय में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभिरुचि परीक्षण भी आपको करते रहना है, जिससे कि आपको इस बात की जानकारी होती रहे कि छात्र रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। यदि साथियों छात्र आपके विषय में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप किसी अगले विधि का उपयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से कि हो सके छात्र रुचि लेने लगे और साथियों छात्र हर तरीके से आपके विषय में क्या हो जाए, कुशल हो जाए और उनका साथियों कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। तो अभिरुचि परीक्षण भी काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट दिया गया साथियों, इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षण के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। साथियों अभिरुचि परीक्षण के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को साथियों लक्ष्य विषय का
पूर्व से ही ज्ञान हो, किंतु साथियों दक्षता परीक्षण के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस बात की भी जानकारी आपको रखनी है साथियों, ताकि साथियों आपके समझ पे आधारित जो भी प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते हैं आपसे ना छूटे। तो आशा करेंगे साथियों आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। चलिए इनसे संबंधित एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि साथियों आपके जो भी डाउट रहे और साथियों आपको इस बात की भी जानकारी हो कि इनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस के बाद साथियों आपका सभी कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए साथियों क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो प्रश्न में दिया गया साथियों कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है साथियों? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि उसकी पाठन क्षमता का आकलन करना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, और डी में दिया गया साथियों उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करना। साथियों प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन का उद्देश्य क्या हो सकता है? आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन का उद्देश्य। ठीक है साथियों, जब प्राथमिक स्तर पर अर्थात 1 to 5 के स्टूडेंट्स को आप भाषा का आकलन करते हैं, उनसे भाषा का आकलन करते हैं साथियों, तो इसका उद्देश्य आपके अनुसार क्या होना चाहिए? इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। यदि साथियों आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ताकि रिप्लाई के माध्यम से हम आपको सही उत्तर बता पाए और आपको उसका साथियों सटीक जानकारी हो पाए। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट में दिया गया साथियों कि मुख्य कौशल कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी स्किल्स कौन कौन से होते हैं। इसकी भी जानकारी साथियों आपको पहले दूसरे वीडियो में हो चुकी है। आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो सर्वप्रथम उन वीडियोस को जरूर देखिए साथियों। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में साथियों उन वीडियोस का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके संपूर्ण वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आपके सीटेट जुलाई 2025 की बेहतरीन तैयारी हो सके। और साथ ही साथ साथियों आपको बता दें सीटेट संबंधित सभी कुछ जानकारी सबसे पहले पाने के लिए और फ्री पीडीएफ पाने के लिए साथियों हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया साथियों। आप उनसे जरूर जुड़ जाइए, ताकि सभी कुछ जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। और जितने भी साथियों फ्री मटेरियल्स आपको दिए जाते हैं, जितने भी फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं सीटेट से संबंधित आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए, आप उनका लाभ उठा पाए। तो साथियों यहाँ पे सुनना कौशल आपका मुख्य कौशल है, बोलना मुख्य कौशल है। उसके बाद साथियों लिखना और पढ़ना आपके 4 मुख्य कौशल है। लिखना और पढ़ना ये आपके 4 मुख्य कौशल है साथियों। इसे आप लोग शुभोपली के नाम से भी जानते हैं। सु अर्थात सुनना, वो अर्थात बोलना, पो अर्थात पढ़ना और साथियों ली अर्थात लिखना। ये आपके 4 मुख्य कौशल है और आपको इसे क्रम बाय याद करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। यह सारा कुछ आपको समझ में आया होगा साथियों, नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, सारा कुछ डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद साथियों अगले नंबर पॉइंट में दिया गया है बहुभाषिकता। क्या होता है बहुभाषिकता और आपको इसे बढ़ावा क्यों देना है साथियों? चलिए इसके विषय में जान लेते हैं। बहुभाषिकता का मतलब है एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चों का होना। ठीक है साथियों, बहुभाषिकता का क्या अर्थ है साथियों? तो एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चों का होना साथियों आपका बहुभाषिकता कहलाता है। जैसे कि हमारा देश का उदाहरण ले तो साथियों हमारा देश भी क्या है, एक बहुभाषिकता वाला देश है, क्योंकि हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। ठीक है साथियों, तो यह भी एक बहुभाषिकता का उदाहरण है। उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट में दिया गया है कि एनसीएफ अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में मानता है और एक शिक्षक के रूप में भी साथियों आपको इसे महत्वपूर्ण मानना है। संसाधन के रूप में मानना है साथियों, इसे महत्वपूर्ण मानना है, क्योंकि आपके कक्षा में साथियों एक शिक्षक के नाते आप मान सकते हैं जब एक से ज्यादा भाषा बोलने वाले छात्र रहेंगे साथियों, अनेक भाषा बोलने वाले छात्र रहेंगे, तो क्या होगा, इससे एक दूसरे को साथियों दूसरी भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा। कुछ बातें ऐसी होती है साथियों जो सभी भाषाओं में प्रचलित नहीं होती है, तो वे बातें वे लोग आपस में सीख जाएंगे साथियों, जो साथियों उसके विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी अदा करेगी और उसके ज्ञान अर्जन में साथियों महत्वपूर्ण होगा।
तो साथियों अनेक भाषाओं का ज्ञान होना अर्थात बहुभाषिकता को आपको हमेशा महत्वपूर्ण मानना है। कभी भी साथियों इसे नेगेटिव में नहीं लेना है, हमेशा इसे पॉजिटिव में लेना है। इससे संबंधित आपकी परीक्षा में यदि प्रश्न बने तो साथियों जो भी बहुभाषिकता के पक्ष में होगा वही ऑप्शन आप टिक करके आएंगे साथियों, क्योंकि सीटेट एग्जाम आपके समझ पे आधारित होता है। ये सारे पॉइंट्स आपके समझ के लिए है साथियों, ना कि रटने के लिए। आप रट के साथियों जाएंगे तो कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा आपकी परीक्षा में। लेकिन यदि आप इन पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स है साथियों सभी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, समझ लेते हैं तो इनसे बनने वाले प्रत्येक प्रश्न का समाधान आप करके आएंगे। तो एनसीएफ भी साथियों बहुभाषिकता को बढ़ावा देता है और आपको भी हमेशा इसे इम्पोर्टेंट मानना है। उसके बाद तीसरे नंबर पॉइंट में दिया गया साथियों, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मातृभाषा क्या होती है साथियों, इसकी भी जानकारी हम लोगों ने बेसिक वीडियोस में दे दी है। आप लोग उस वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि साथियों बेसिक बातों की आपको जानकारी हो सके। एक बार और समझा दे साथियों आपको कि मातृभाषा वो भाषा होती है जिसे हम लोग सर्वप्रथम सीखते हैं। अपने साथियों घर परिवार से, अपने आस पड़ोस से जो भाषा सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा कहलाती है। तो मातृभाषा को भी साथियों आपको इम्पोर्टेंट मानना है। इसे हमेशा क्या देना है साथियों, बढ़ावा देना है। बच्चों को सबसे पहले जो ज्ञान देना है साथियों उसकी मातृभाषा में ही देनी है, जिससे बच्चों को साथियों अन्य भाषा, अर्थात आपको एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं। यदि कोई छात्र साथियों अर्थात 1 to 5 के स्टूडेंट की बात हो रही है साथियों, मगही क्षेत्र का रहने वाला है, अर्थात साथियों उसके घर परिवार और उसके माता पिता मगही भाषा बोलते हैं, तो सबसे पहले वो छात्र भी कौन सी भाषा सीखेगा साथियों, मगही भाषा ही सीखेगा। और यही मगही भाषा उसकी कौन सी भाषा कहलाएगी, मातृभाषा कहलाएगी। जब वो छात्र स्कूल में प्रवेश करेगा, अपने प्राथमिक कक्षा में प्रवेश करेगा साथियों, अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रवेश करेगा और आप उसमें हिंदी भाषा थोपना चाहेंगे या अंग्रेजी भाषा थोपना चाहेंगे तो शिक्षा उसे एक प्रकार की बोझ लगेगी। ठीक है साथियों, पढ़ना उसके लिए क्या होगा, बोझ हो जाएगा। इसलिए आपका एनसीएफ और साथियों एनईपी चाहता है कि छात्रों को कभी भी दबाव देकर या साथियों उन पर बोझ बनाकर भाषा को या किसी भी चीज का ज्ञान नहीं देना है, जिससे कि वे लोग साथियों शिक्षा से धीरे धीरे दूर हो जाए। इसलिए साथियों आपका एनसीएफ भी कहता है कि बहुभाषिकता और मातृभाषा को आपको संसाधन के रूप में सबसे पहले उपयोग में लाना है। ठीक है, जिससे कि छात्र रुचिपूर्ण होकर साथियों, यदि उस छात्र को मगही भाषा में ही प्राथमिक कक्षाओं में सिखाया जाएगा तो बच्चे क्या होगा, रुचि लेके सीखेगा और साथियों सभी चीज को बेहतरीन तरीके से समझ पाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। आपको हमेशा साथियों मातृभाषा और बहुभाषिकता को क्या देना है, प्राथमिकता देना है, जिससे कि बच्चे रुचि लेके सीखे और शिक्षा उन्हें बोझ ना लगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं साथियों कि आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और साथियों हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए ताकि आपको सीटेट संबंधित सभी कुछ जानकारी सबसे पहले हो सके। और उसके बाद साथियों आपके एग्जाम की संपूर्ण तैयारी के लिए सीटेट जुलाई 2025 की संपूर्ण तैयारी काफी कम भी केवल 99 रुपये में करने के लिए, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, इस दिए गए नंबर पे साथियों कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। तो उसके बाद साथियों हम लोग इससे संबंधित एक प्रश्न को ले लेंगे, एक क्वेश्चंस को ले लेंगे, ताकि आपका जो भी डाउट रहे साथियों सभी कुछ क्लियर हो सके और आपको पता भी चले कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपसे किस प्रकार के पूछे गए हैं, इनसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए प्रश्न को ले लेते हैं। तो प्रश्न में दिया गया साथियों, आपसे पूछा गया है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी देश का अभिन्न अंग भी है। ठीक है साथियों, तो किस किस का अभिन्न अंग है और क्या हमारी पहचान है, चलिए इसके ऑप्शंस को देख लीजिए आप ताकि बेहतरीन तरीके से समझ पाए। तो सभ्यता व संस्कृति की, और साथियों दूसरे नंबर पे दिया गया है सभ्यता व साहित्य की, तीसरे नंबर पे दिया गया है संस्कृत व साहित्य की, और चौथे नंबर पर अर्थात डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है संस्कृति और चुनौतियों की अंग है। ठीक है साथियों, एक बार प्रश्न को पुनः समझ लीजिए कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है। ठीक है साथियों, हमारे देश की पहचान भी है, जैसे कि आपको बताया भी गया। और यह हमारी, तो क्या होगा साथियों इस देश में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में सभ्यता दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में भी साथियों सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी में संस्कृत और ऑप्शन नंबर डी में भी संस्कृत। तो साथियों हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग साथियों हमारे साथ साथ इस प्रश्न के
आंसर को जरूर बताइएगा ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आए। तो कमेंट बॉक्स में साथियों सभ्यता और संस्कृति जरूर लिखिएगा ताकि हम देख पाए साथियों कि आपने वीडियो को अंत तक देखा या नहीं, आपको सारी बातें समझ में आई या नहीं। तो सभ्यता संस्कृति को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सीटेट जुलाई 2025 की कंप्लीट तैयारी के लिए साथियों काफ़ी कम फी, केवल 99 रुपये में, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो साथियों, जिसमें कि साथियों आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गए हैं सभी, और उसके बाद प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो उसके लिए दिए गए नंबर पे कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। और हम लोग मिलेंगे साथियों इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट के थ्योरी के साथ साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए साथियों, और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।